कल कंझावला केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। मैं होपलेस हो गई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या मुझे जो ठीक लगा कि अपने घर जाना चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा कि मुझे लगा मेरे घर जाना चाहिए, इसलिए मैं घर चली गई। मुसीबत में निधि अपने दोस्त को छोड़कर क्यों चली गई? जिस हादसे ने देश को हिला दिया, उसकी चश्मदीद और अंजलि की सहेली निधि अब तक कहां गायब थी? जाहिर है ये सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। इन सब का जवाब हम देंगे, लेकिन उसके पहले निधि का एक और सनसनीखेज खुलासा सुनिए। अभी तक पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूला था कि वो सारे शराब के नशे में धुत थे। गाड़ी में लाउड म्यूजिक बज रहा था, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला कि अंजलि कब गाड़ी के नीचे आ गई। निधि ने इन दावों को झूठा बताते हुए बड़ा खुलासा किया। वो लड़के रुके ही नहीं वहाँ पे, और वो जो लड़के कह रहे हैं ना कि हमारी गाड़ी में गाने बज रहे थे, ये बज रहे थे, हमें पता नहीं लगा। उन्हें सब पता था कि उनको ये भी नहीं कि उनको पता लड़का है उनकी गाड़ी, उनको ये पता था कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई लड़की फंसी हुई है, और ये 2 लड़की थी। और देखिए, हादसे से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिससे बहुत बड़ा खुलासा हुआ। क्या खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख 1 जनवरी, वक्त रात के 1:16, जगह रोहिणी, दिल्ली। यह सीसीटीवी फुटेज अंजलि की मौत के कुछ देर पहले का है। रोहिणी के सेक्टर 23 में एक होटल के बाहर 2 लड़कियां दिखाई दे रही हैं। इनमें से एक अंजलि है और दूसरी निधि है। होटल के बाहर निकलने के बाद दोनों में किसी बात पर कहासुनी हुई। दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि दोनों में किसी बात को लेकर विवाद है। निधि से पूछा गया कि आखिर वो अंजलि से किस बात पर झगड़ रही थी, तो सुनिए निधि ने क्या कहा। मैं बोल रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, वो बोल रही थी कि नहीं तू नहीं करेगी, मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा तू नहीं करेगी ड्राइविंग, मैं करूंगी। हमारी बस इस काम पे बहस हो रही थी। फिर मैंने लास्ट में उसको ही चाबी दे दी, मैंने ले तेरी स्कूटी है, तू ही ड्राइविंग कर। निधि के मुताबिक हादसे की रात अंजलि नशे में थी। निधि नहीं चाहती थी कि स्कूटी अंजलि चलाए। मेरी फ्रेंड वहाँ पे पार्टी कर रहे थे, उस दौरान उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ड्रिंक करने के बाद उसको होश नहीं। और अब आपको दिखाते हैं होटल में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम, तो हमें और चौंकाने वाली बातें पता चली। आइए आपको भी वो दिखाते हैं। हादसे से कुछ मिनट पहले अंजलि और निधि में झगड़ा क्यों हुआ? क्या होटल के अंदर भी दोनों में विवाद हुआ था? कमरा नंबर 104 का सीक्रेट आखिर क्या है? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम रोहिणी सेक्टर 23 पहुंची, उस होटल के कमरे तक जहां अंजलि और निधि दोनों थे। रूम नंबर 104, ये वही कमरा नंबर 104 है जो कि मृतक लड़की और उसकी जो दोस्त है उन्होंने 31 तारीख की शाम को बुक कराया था। जो रिसेप्शन पे जो लोग मौजूद हैं उन्होंने ये भी बताया कि रात 12 बजे के आसपास उनके जो 2 दोस्त हैं वो यहाँ पर आए थे। निधि के मुताबिक अंजलि हादसे की रात नशे में थी। सवाल उठता है कि क्या उस रात निधि भी नशे में थी? ये जानने के लिए होटल स्टाफ से मीडिया ने सवाल पूछे। होटल स्टाफ ने कैमरे पर चौंकाने वाला बयान दिया। लड़की थी, 2 लड़कियां थी, वो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, आपसी में लड़ रहे थे वो। अब ये तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी। हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो, अब आसपास के गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए। तो अंजलि और निधि के बीच होटल में क्या हुआ और होटल स्टाफ ने दोनों को होटल से बाहर जाने को क्यों कहा, इस पर भी बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, निधि के मुताबिक वो अंजलि को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी। निधि का कहना है कि दोनों की दोस्ती सिर्फ 15 दिन पुरानी थी, लेकिन अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो बेहद सनसनीखेज है। ऐसा क्या हुआ कि पहले भी कभी यहाँ पर कुछ झगड़ा कुछ हुआ था जो आपको याद था? पहले कोई झगड़ा हाँ जी, पहले आई थी, ये पता है मेरे को। रोहिणी के सेक्टर 23 में मौत से कुछ घंटे पहले अंजलि ठहरी थी। उस होटल के रिसेप्शन मैनेजर का कहना है कि अंजलि और निधि पहले भी इस होटल में आ चुकी हैं। ये लड़के पहले भी कभी रूम ले चुके हैं? हाँ, ले चुकी हैं, पहले भी ले चुकी हैं। निधि का कहना था कि अंजलि से उसका झगड़ा स्कूटी चलाने को लेकर हुआ था, लेकिन होटल स्टाफ का दावा है कि दोनों होटल के अंदर काफी देर तक लड़ रहे थे। हमने रिसेप्शन मैनेजर से पूछा कि क्या अंजलि और निधि में झगड़ा हुआ था, तो सुनिए क्या जवाब मिला। आपस में लड़कियां एक दूसरे को चिल्लम चिल्ली कर रही थी कुछ, तो कुछ नहीं है। तो लड़की यहीं पे जो जिसकी डेथ हुई वो यहीं काउंटर पे थी, दूसरी लड़की आई है, फिर उसके साथ लड़ती हुई नीचे चली गई, फिर स्कूटी से वो चली गई हैं नीचे। काफ़ी देर उनकी बहस हुई है, किसी आस पड़ोस में पता चला, आस पड़ोस वालों ने रोकने की कोशिश किया तो उनको भी गालें निकाली उन्होंने, लड़कियों ने।
निधि मीडिया के सामने आई तो लगा कि इस केस से जुड़े सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल ने निधि पर ही सवाल उठा दिया। और उन लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन लड़कों को फांसी हो जानी, जैसे उन्होंने इतनी बेरहमी से उसको मारा उससे भी बेरहमी से उनकी मौत हो। लड़कों को फांसी होनी चाहिए, बेरहमी से मारा है। अंजलि की दोस्त निधि आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रही है, लेकिन इस दोस्ती पर जिम्मेदार लोग भी शक कर रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके निधि पर सवाल उठाए हैं। स्वाति ने लिखा कि जब निधि के सामने लड़कों ने अंजलि को रौंद दिया तो उसने पुलिस या अंजलि के किसी रिश्तेदार को क्यों नहीं बताया। ये कैसी दोस्त है जो हादसे के बाद घर चली गई। मीडिया के सामने निधि ने खुलासा किया कि हादसे वाली रात अंजलि नशे में थी। इसके बाद स्वाति मालीवाल भड़क गई। स्वाति ने ट्वीट करके कहा कि निधि टीवी पर अंजलि के बारे में उलझुल बकवास कर रही है। स्वाति का कहना है कि जो निधि अंजलि को मरता छोड़कर चली गई, उसके बयानों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल पीड़ित के परिवार से फोन पर बातचीत की और 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। अंजलि के परिवार वालों ने अंजलि के साथ रेप की आशंका जाहिर की थी। कल अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के मेडिकल बोर्ड ने अंजलि का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं है। इसका मतलब ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं की गई। रिपोर्ट ये भी कहती है कि मौत घसीटे जाने से हुई। मौत की वजह चोटों के बाद शॉक और हैमरेज बताया गया। घिसटने की वजह से अंजलि के सिर, रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोट के निशान हैं। इसी तरह बाएं पैर की हड्डी और दोनों घुटने टूट गए। रिपोर्ट कहती है कि अंजलि को ये चोटें गाड़ी से हुए हादसे और फिर उसके बाद घसीटे जाने से लगी। पुलिस और मेडिकल बोर्ड की तरफ से सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स परिवार से शेयर की गई। परिवार के सदस्यों को रिपोर्ट दिखाई गई ताकि अगर कोई सवाल है तो उनका जवाब दिया जा सके। हालांकि परिवार का कहना है कि जो कुछ हुआ उसमें पुलिस की भूमिका पर कई तरह के सवाल हैं। मसलन पुलिस ने इस मामले को शुरुआत में ही एक्सीडेंट क्यों बता दिया, पूरी पड़ताल क्यों नहीं की गई। दिल्ली पुलिस के पास कंझावला कांड की 5 सीसीटीवी फुटेज है। समय के हिसाब से जब इन सीसीटीवी फुटेज को एक के बाद एक अरेंज किया गया तो हादसे की एक शॉकिंग टाइमलाइन सामने आई। रात 1:16 के इस वीडियो में अंजलि होटल के बाहर अपनी दोस्त के साथ दिखाई दी। होटल के बाहर निकलने के बाद दोनों में कहासुनी और धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन बाद में दोनों एक ही स्कूटी पर वहां से निकल गई। रात 2 बजे के इस वीडियो में आरोपियों की कार नजर आई, जिसका डिपर बार बार ऑन हो रहा था। कुछ लोगों ने दावा किया कि शायद उनके साथ कुछ और लोग भी थे, जिन्हें वो डिपर के जरिए इशारे कर रहे थे। इसके बाद उसी रात का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में रात 2:04 के आसपास दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार अंजलि नजर आई और पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी वीडियो में 2:05 के आसपास आरोपियों की कार भी दिख गई। इसके बाद उसी रात का 3:28 का सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया, जिसमें कार के साथ घिसटते अंजलि के शरीर का हिस्सा दिखने का दावा किया गया। तो देखिए, कंझावला केस में 44 सेकंड की मिस्ट्री दिल्ली पुलिस से सॉल्व नहीं हो रही। देखिए ये रिपोर्ट। सीसीटीवी कैमरों से मिले एक वीडियो में दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार अंजलि नजर आती है। कैमरे की घड़ी के मुताबिक उस समय रात के 2:04 के आसपास का वक्त हो रहा था और इसी वीडियो में 2:05 के आसपास एक कार नजर आती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये हादसे के बाद भागते आरोपियों की कार थी। मतलब ये कि अंजलि की स्कूटी और कार की टक्कर से लेकर आरोपियों के निकल भागने तक सिर्फ 44 सेकंड लगे, जबकि आरोपी कह रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी आगे पीछे कर कार में फंसी अंजलि को निकालने की कोशिश भी की थी। क्या ये सब 44 सेकंड में संभव है? चश्मदीद दीपक का दावा है कि उसने देर रात 3:20 पर पुलिस को पूरी घटना बता दी थी, जबकि पुलिस के मुताबिक उसे पहली कॉल 3:24 पर मिली। पुलिस को अंजलि की स्कूटी रात 3:53 पर मिली और वो सुबह 4:11 पर अंजलि की लाश तक पहुंची।
सवाल ये है कि हादसे की खबर मिलने के बाद भी बॉडी तक पहुंचने में पुलिस को 51 मिनट का वक्त क्यों लगा? कंझावाला केस में पुलिस की जांच कितनी तेज है और केस से जुड़ी मिस्ट्री सॉल्व करने में पुलिस कितने करीब है, ये दिल्ली पुलिस ने खुद ही बता दिया। कल दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जानते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर चली? सिर्फ 92 सेकेंड। दिल्ली के कंझावाला कांड पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा ने, जिसमें उन्होंने बताया कि घटना के वक्त स्कूटी पर सिर्फ अंजलि नहीं, उसकी दोस्त भी सवार थी। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है। उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी। अब बारी थी पत्रकारों की, जो पुलिस से कुछ सवालों का जवाब जानना चाहते थे, लेकिन वो आवाज लगाते रह गए और स्पेशल सीपी साहब सारे सवालों को अनसुना कर वहां से निकल लिए। एबीपी न्यूज के सवालों का भी दिल्ली पुलिस के पास जवाब नहीं था। सागर सर, एक दो सवाल थे सर। सागर सर, एक दो सवालों का जवाब। वैसे एक सवाल हादसे के बाद के हालात पर भी है। अगर हादसा 2:04:40 और 2:05:22 के बीच हुआ है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों का कहना है कि वो हादसे के बाद घबराकर भाग निकले, तो पेच ये है कि आरोपी घर या किसी ठिकाने पर क्यों नहीं पहुंचे। वो सुबह करीब 4 बजे तक दिल्ली की सड़कों पर क्या कर रहे थे। न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं और अब खबर बिहार से। देखिए, बिहार में सरकार चला रही जेडीयू आरजेडी के बीच तल्खी एक बार फिर जाहिर हुई है। आरजेडी नेता सुधाकर सिंह के नीतीश पर दिए गए बयान को लेकर जेडीयू नाराज है। महागठबंधन में रार, बिहार में नीतीश कुमार। 2022 में फिर एक साथ आए इस गठबंधन की गांठें 2023 की शुरुआत में ही ढीली पड़ती दिख रही हैं। सबसे पहले आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह का बयान सुनिए। इस पर हो रहे बवाल के बारे में भी बताएंगे। नारियल किसानों को नहीं मिल रहा है, पूरे ठंड में कांप रहे हैं किसान। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, ईटा पत्थर चल रहा है खाद की दुकानों पर, और बिहार की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 350 करोड़ का हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज खरीदने में व्यस्त। जेडीयू की तरफ से मोर्चा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने संभाला। व्यक्तिगत रूप से एक तरह से गाली दी गई। जो नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनकी भावना आहत हुई है। इन सब के बीच आरजेडी के सर्वे सर्वा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है। तेजस्वी सुधाकर की बात से किनारा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सुधाकर किसके इशारे पर लगातार बयानों के बाउंसर छोड़ रहे हैं। सवाल ये भी कि सुधाकर पर क्या कोई कार्रवाई करेगी आरजेडी। एक तरफ नीतीश के खिलाफ आरजेडी के सुधाकर सिंह ने मोर्चा खोला है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी नीतीश पर हमला बोल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के वैशाली में थे। नड्डा के निशाने पर नीतीश थे। नड्डा ने नीतीश को मंच से धोखेबाज कह दिया। उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। बोलो नीतीश जी धोखा देलन की ना? धोखा देलन की ना? आयकर जवाब दिए जाएगी ना? जवाब दिया जाएगी ना? आज जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। कहा कि हम गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा बा। बिहार में सत्ता की कुर्सी गंवाने वाली बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठाती रही है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद का दावा नीतीश की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। 16 सांसद हैं और 16 सीट इनको मिलने नहीं जा रहा। इनको ज्यादा से ज्यादा 10 या 11 सीट मिलेगा, तो उस परिस्थिति में 4 या 5 सांसद इनके भी मतलब टिकट कटने की संभावना है। उस परिस्थिति में भगदड़ तो होगा ही होगा, और बहुत सारे सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, जैसा केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में, जैसे सूचना हमें मिली। बीजेपी मिशन 2024 में जुट गई है और 2019 में 7 चुनाव लड़ने वाली नीतीश की जेडीयू पर वो सबसे ज्यादा हमलावर है। इस महीने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो क्या बीजेपी नड्डा को फिर रिपीट करेगी या फिर कोई दूसरा चेहरा बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा? इस पर बहुत जल्द बीजेपी मीटिंग करने वाली है। 2022 का अंत बीजेपी के लिए मिला जुला रहा। जहां गुजरात में ऐतिहासिक सफलता का स्वाद फिर से चखा, तो वहीं हिमाचल और दिल्ली एमसीडी में सत्ता गंवाने का दर्द भी पार्टी को है। अब साल की शुरुआत में बीजेपी मंथन करने वाली है। 16-17 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो सकती है। इस बैठक में जेपी नड्डा को फिर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर मुहर लग सकती है।
पार्टी के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। दक्षिण के कर्नाटक और तेलंगाना, पूर्वोत्तर के मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम, जबकि साल के आखिर में हिंदी पट्टी के 3 राज्य एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। इन सब के बाद 2024 में दिल्ली सल्तनत का संग्राम शुरू होगा, जहां बीजेपी की नजर फिर से सिकंदर बनने पर है। तो देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त यूपी में है। यात्रा के दौरान कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आई है। अखिलेश की सहयोगी और पश्चिमी यूपी में अच्छी पैठ रखने वाली आरएलडी ने कांग्रेस की यात्रा को समर्थन दिया है। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से यूपी पहुंच गई है। यूपी में यात्रा की एंट्री के बाद ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। भाई बहन का ये प्यार सबका ध्यान खींच रहा है। भारी भीड़ के बीच यूपी में इस यात्रा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी जुड़े, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ी और इन सब के अलावा रॉ के पूर्व चीफ एएस दुलत भी यात्रा का हिस्सा बने। गाजियाबाद से यात्रा बागपत पहुंची है, जबकि कल यात्रा शामली में रहेगी। उत्तर प्रदेश में यात्रा की एंट्री के साथ ही प्रियंका गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। अदानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने यात्रा का समर्थन कर बागपत और शामली में यात्रा के भव्य स्वागत का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, हम और हमारी पार्टी उसका स्वागत करती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सर्द हवाओं के बीच सियासी पारा गर्म है। कांग्रेस यात्रा को सफल बताते नहीं थक रही तो बीजेपी ने यात्रा को फ्लॉप बता दिया है। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये जोड़ने की बात करती है। ये इसलिए कर रही है कि जब एकजुट देश बनेगा, जब ही मजबूत होगा, जब आप सब साथ होंगे, तभी आप इस सरकार से अपना हक मांग पाएंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी जी अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में भ्रमण करते करते भारत का भ्रम के और शिकार हो गए। यूपी की सियासत में कांग्रेस की इस यात्रा का क्या असर होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो वक्त वार पलटवार का है। गाजियाबाद के मंच से प्रियंका ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला भाषण दिया, तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार में देर नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी और वो उनके नेता जो लगातार देश को तोड़ने की बात करते थे, देश को विध्वंसक शक्तियों के साथ हाथ मिलाने का काम करते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की बात करते थे, वो लोग भारत जोड़ो यात्रा का छद्म नाम देकर करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 2 दिन और यूपी में भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। ऐसे में दोनों तरफ से शब्द बाण अभी यूं ही चलते रहेंगे। न्यूज एंड व्यूज लगातार जारी है। इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें। देखिए, पाकिस्तान में 2 अधिकारियों की हत्या की खबर है। आतंकरोधी विभाग के 2 अधिकारियों की आतंकियों ने हत्या कर दी है। पंजाब के खानेवाल में हुआ है ये आतंकी हमला। पुलिस के मुताबिक आतंकी बाइक से आए थे और होटल की पार्किंग में फायरिंग कर दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी है। पाकिस्तान से ये बड़ी खबर, जहां पर एंटी टेरर डिपार्टमेंट के 2 अधिकारियों को आतंकियों ने मार दिया। पाकिस्तान में 2 अधिकारियों की हत्या कर दी गई है, गोली मारी गई इन दोनों ही अधिकारियों को। खानेवाल में यह हादसा हुआ है। हमला पुलिस के मुताबिक आतंकी बाइक से आए थे और होटल की पार्किंग में ही फायरिंग कर दोनों अधिकारियों की हत्या कर दी। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, शराब के नशे में दिल्ली के कंझावला में जो कांड हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया है और बड़े बड़े दावे करने वाली दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन इस बीच बीती रात दिल्ली में एक और एक्सीडेंट हो गया और फिर से सवालों में दिल्ली पुलिस ही है। दिल्ली के द्वारका मोड़ पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने रेड लाइट पर खड़ी 6 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस वाला नशे में धुत था। आरोपी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आउटर डिस्ट्रिक्ट में तैनात है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेड लाइट पर ये तमाम गाड़ियां खड़ी थी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पीछे से अपनी गाड़ी लेकर आया और इतनी तेज गति में आया कि 6 गाड़ियों की क्या हालत हुई है वो आप देखकर अंदाजा लगाइए। और जिस वक्त वो इंस्पेक्टर गाड़ी से उतरा, चश्मदीदों के मुताबिक वो पूरी तरीके से नशे में धुत था। तो बत्ती जैसी हुई हम रुक गए, रेड लाइट हो गई थी। हमने कहा बत्ती क्रॉस करेंगे, हरी बत्ती होगी। तो इतने में पीछे से गाड़ी आई, उस स्पीड से उसने टक्कर मारी तो मेरी गाड़ी आगे भी लगी और हम घसटते हुए आगे तक चले गए। जब उतर कर देखा तो फिर हादसा हुआ। बस वो ड्रिंक कर रही थी, जब बेहोश से जब देखा तो गाड़ी निकल गया तो बेहोश पड़े थे बिल्कुल। तो अब कुछ बोलने का मतलब ही नहीं था। देख कर पता लग रहा है कि हाँ नशे में है,
तो बस थे ये पुलिस वाले। ये मैं 12:30 बजे उत्तम नगर से नजफगढ़ जा रहा था घर की तरफ, तो उसके बाद सिर्फ रेड लाइट पे मैं खड़ा ही हुआ था जस्ट आके, और उसके बाद पीछे से हिट कर दिया इन्होंने। क्या कारण था हिट करने का? पीछे क्या? एक तो ओवर स्पीड आ रही थी पीछे से 2-3 ऑटो की टक्कर मारी हुई थी, एक बाइक वाले की भी टक्कर मारी हुई थी, और यहाँ पे रेड लाइट पर रुकते ही सबसे पहले टक्कर पीछे मेरे में आ रही है उसने। क्या कारण था? क्या उन लोगों को? ओवर स्पीड भी थी और बेहोश था, उन्होंने पी रखी थी। 12:30 बजे की बात है, मैं रेड लाइट पे खड़ा हुआ था, द्वारका मोड़ है ये, रेड लाइट पे खड़ा हुआ था, मुझे नजफगढ़ एक्सटेंशन जाना था किसी सवारी को छोड़ने। पीछे से गाड़ी आई है डिजायर, बहुत ज्यादा स्पीड थी, बहुत ही ज्यादा, पीछे भी ऑटो को ढकेलती आ रही है सबको तोड़ते फोड़ते। उसके बाद जो है साथ में वैगनार खड़ी हुई थी, वैगनार को ठोका है, मेरी गाड़ी ठुकी है, मेरी गाड़ी वहां से उस रेड लाइट से आके यहाँ जाके रुकी है, इस जगह पे आके रुकी है और डैमेज हो रखी है। उसके बाद डिजायर है वो फुल डैमेज है, 6-7 गाड़ियां यहाँ पे डैमेज है, साथ में पुलिस वालों की जिप्सी गाड़ी थी वो फुल डैमेज है, वो भी साइडें दोनों लगी हुई है उसकी भी। बंदे को हॉस्पिटल लेके गए, अभी क्या है उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता। एक बंदे का ऑटो वाला बेचारा, उसको भी लगी है, उसको दोबारा हॉस्पिटल लेके गए, उसके बहुत ज्यादा चोट आई है। और एक तो यहीं बैठा हुआ भी, उसको भी लगी हुई है, पर वो जा नहीं रहा, ऑटो छोड़ के नहीं जा रहा अभी। तो इस कंडीशन में डिजायर जो है, जो दोनों गाड़ी पुलिस वाले की, और जिस बंदे ने गाड़ी को ठोका है वो पुलिस वाला है। और अभी क्या क्वेरी हो रही है अभी कुछ नहीं बता रहे, ना ये लोग बता रहे पुलिस वाले क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं बता रहे हैं। तो लगातार इस खबर से जुड़ा अपडेट आगे भी आपको देते रहेंगे, और अब आपको दिखाते हैं कोरोना से कराते चीन को एक्सपोज करने वाले कुछ हॉरर वीडियो सबूत। चीन की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग के मुताबिक ये वीडियो 2 जनवरी को शंघाई के मिलिट्री अस्पताल में शूट किया गया है। ये चीनी सेना की ईस्टर्न थिएटर कमांड के आर्मी हॉस्पिटल का इमरजेंसी रूम है। कोरोना ने चीन में कैसे कहर मचाया, ये वीडियो उसी का प्रमाण है। देखिए मरीजों और तीमारदारों से कैसे अस्पताल पटा पड़ा है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अब पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी वायरस के प्रचंड अटैक के आगे सरेंडर मोड में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई के 70% आबादी कोरोना की इस डेडली वेव में संक्रमित हो चुकी है। अब देखिए चीन के झेंगजियागेंग का ये वीडियो। शमशान के 1 किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार है। ये सभी अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। इतनी गाड़ियां देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन के झेंगजियागेंग में कितना भीषण कोरोना ब्लास्ट हुआ है। न्यूज़ एंड व्यूज में बात कर लेते हैं मजहबी कट्टरता की। बरेली में एक शख्स को उसी के पड़ोसियों ने सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसके बेटे के दोस्त हिंदू थे। बरेली में धार्मिक कट्टरता की हदें पार। हिंदुओं से दोस्ती की तो पीट पीट कर मार डाला। ये तस्वीर 50 साल के सरताज की है, जिनको सिर्फ इसलिए जान से मार दिया गया क्योंकि इनके बेटों के दोस्त हिंदू थे। सरताज को उन लोगों ने मार दिया जिनसे सुबह शाम वो दुआ सलाम करते थे। अरे मेरे 2 दोस्त जा रहे थे, वो हिंदू थे, तो उनको मैं रोक के बात कर रहा था। ये फालतू में वो गाली गलौज करने लगा उन लोग से, उन लोग की लड़ाई हो गई इससे। फिर तो इन लोगों ने सबने घेर के मार लिया उन दोनों को। फिर उन दोनों को हटा के मैंने भेज दिया। फिर जब मैंने कहा ना कि तेरी गलती थी, तो फिर इन लोगों ने सब बाप बेटों ने घेर के मुझे मारने लगे। तो वो हिंदू लड़के के साथ में जा रहा था, तो बोले हमारे मोहल्ले में से हिंदू लड़के को तू क्यों लेके जा रही है यहाँ से? तो वो बोला मेरा दोस्त है, हिंदू मुस्लिम की क्या बात है इसमें। इसको लेके गया तो पहले तो सब ने नीचे बीच बचाव कर दिया। मैं बचाने गया, मेरे भी डंडा मारा, पापा के इतनी लाते उसे मारी, वो ठौर खत्म हो गया। सरताज की हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले राशिद, फयाज, आशू और फाजिल पर लगा है। घटना के बाद से सरताज का परिवार ही नहीं बल्कि मोहल्ले वाले भी दहशत में हैं। कहा एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर हो गया भीड़ का हमला, देखिए इस रिपोर्ट में। तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की, एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुश्तैनी घर में आग लगा दी और फिर बड़े आराम से हमलावर फरार हो गए। तस्वीरें त्रिपुरा के जामजूरी की हैं, जहां साजिशन त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद बिप्लब देव के पैतृक घर को टारगेट किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ितों ने हमले का आरोप सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगाया है। एकदम से मुसलमानों की बहुत भारी भीड़ आई और उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और मैं गाड़ी से जैसे निकल के भागा तो गाड़ी पे उन्होंने पत्थर बरसाने, और ये आपके सामने जो भी हालात है, और मैं चिल्लाता रहा भाई मेरी गाड़ी, मेरा क्या लेना देना, मेरा क्या लेना देना। और वो कहते रहे कि आएगा तो सीपीएम आएगा, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। आज बिप्लब देव के पिता की पुण्यतिथि है।
इसलिए कल से ही वार्षिक अनुष्ठान की तैयारी हो रही थी। इस बीच गुंडों का झुंड आया और कोहराम मच गया। हालांकि जिस वक्त ये घटना हुई तब घर के अंदर कोई नहीं था। तो देखिए, वानखेड़े के T20 के रोमांचक मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 2 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे हो गया है। नए साल का टीम इंडिया ने हार्दिक की कप्तानी में धमाकेदार आगाज किया। पहले T20 में कांटे की टक्कर में भारत ने श्रीलंका को 2 रनों से हराया। अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर में 13 रन नहीं बनने दिए तो शिवम मावी ने अपने डेब्यू मैच पर सिर्फ 22 रन देकर 4 विकेट निकाले। डेब्यू पर 4 विकेट लेने वाले शिवम मावी तीसरे भारतीय गेंदबाज बने। शिवम नोएडा के रहने वाले हैं। वो घरेलू क्रिकेट में उत्तर प्रदेश से खेलते हैं। आईपीएल में अब तक कोलकाता से खेलने वाले शिवम को साल 2023 के लिए गुजरात की टीम ने 6 करोड़ में खरीदा है। शिवम के अलावा श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में उमरान मलिक और हर्षल पटेल ने 2-2 विकेट लिए। बैटिंग में दीपक हुड्डा की 23 गेंद पर नाबाद 41 रनों की पारी और अक्षर पटेल की 20 गेंद पर 31 रनों की पारी ने भारत के स्कोर को 162 तक पहुंचाया। पर जीत का श्रेय गेंदबाजों को जाता है, जिन्होंने श्रीलंका को 163 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं करने दिया और भारत को 3 T20 की सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और उसी दिन यूक्रेन ने किलर कमांडो वाली क्रैकन बटालियन बनाई। इस बटालियन ने रूसी सेना की नाक में दम कर रखा है। नए साल में रूस ने नए सिरे से यूक्रेनी सेना के ठिकाने को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। डोनेट्स के वॉरजोन में गरजते इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का नाम है BM-27 यूरेगर। सेल्फ प्रोपेल्ड 220 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 35 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को नेस्तनाबूद कर देता है। इन हमलों के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक जंगी वीडियो शेयर करके बताया है कि लुहांस्क रीजन में रूस और विद्रोहियों के कब्जे से नोवोसिलिस्की नाम का एक इलाका छुड़ा लिया गया है। ये बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि लुहांस्क पे रूसी सेना यूक्रेन सरकार विरोधी रिबेल के साथ मिलकर लड़ रही है। यूक्रेन ने इस कामयाबी का श्रेय क्रैकन ब्रिगेड को दिया है। अब इस वीडियो को देखिए। ये बेलारूस के वो विद्रोही सैनिक हैं जो यूक्रेन आर्मी के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये सैनिक एंटी टैंक मिसाइल से रूस के मिलिट्री ठिकाने को दहला रहे हैं। हमले का वीडियो भी सामने आया है। और न्यूज में अब बात मौसम की। देखिए, दिल्ली, यूपी समेत उत्तरी पश्चिमी इलाके में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने 7 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। स्नोफॉल की तस्वीरें उत्तराखंड के गंगोत्री की हैं। गंगोत्री में हो रही बर्फबारी जैसी ही तस्वीरें आसपास के इलाकों में भी हैं। हिमाचल के शिमला में पिछले 10 सालों में ठंड के मौसम में सबसे कम बारिश भी हुई है। 7 जनवरी से बर्फबारी का पूर्वानुमान है, लेकिन ठंड यहाँ कड़ाकेदार पड़ रही है। 6 तारीख के बाद फिर से एक मौसम में परिवर्तन आएगा, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो है अप्रोच कर रहा है। तो लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल जो है ऊपर के जिले जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, शिमला, मंडी, कांगड़ा, इन इलाकों में स्नोफॉल होने की संभावना। पहाड़ों की ठंड का असर मैदानों पर भी दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में कोहरा और शीतलहर जारी रह सकता है। कोहरे की मार के सामने रेलवे का सिस्टम भी लाचार नजर आ रहा है। आगरा कैंट से गुजरने वाली करीब 1 दर्जन ट्रेन 3 से 9 घंटे की देरी से चल रही हैं। पलवल से लेके झांसी तक इधर काफ़ी ज़्यादा फॉग की वजह से एक्सट्रीम कोल्ड है, फॉग है, जिस वजह से ट्रेन लेट हो रही हैं। पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पे भी कवर हो सके वहाँ पे ट्रेनों को कवर करें और यात्रियों को असुविधा कम हो। अब बात जैन आस्था से जुड़े झारखंड के सम्मेद शिखर की। इसे टूरिस्ट प्लेस बनाने के खिलाफ अनशन पर बैठे जैन मुनि सुज्ञेश सागर महाराज ने प्राण त्याग दिए। इसके तुरंत बाद एक और जैन मुनि ने आमरण अनशन की बात कह दी। ये सब हुआ है झारखंड से करीब 700 किलोमीटर दूर राजस्थान में, जहां जयपुर के सांगानेर में जैन मुनि सुज्ञेश सागर महाराज 25 दिसंबर से आमरण अनशन पर बैठे थे। 72 साल के सुज्ञेश सागर महाराज जैन तीर्थ सम्मेद शिखर को टूरिस्ट प्लेस बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। जयपुर में सांगानेर के संघी जी मंदिर से जैन मुनि सुज्ञेश सागर महाराज की डोल यात्रा निकाली गई। इसमें आचार्य सुनील सागर सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शामिल हुए। बाद में जयपुर में ही उनका अंतिम संस्कार भी किया गया।
हालांकि समेत शिखर के लिए सुग्गिय सागर महाराज ने जिस तरह प्राणों की आहुति दी है, उससे जैन समाज काफी आंदोलित है। नतीजा ये है कि अब एक और जैन मुनि समर्थ सागर महाराज ने भी समेत शिखर तीर्थ बचाने के लिए अन्न त्याग का ऐलान कर दिया है। जैन समाज झारखंड में गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी को सर्वोच्च तीर्थ समर्थ शिखर मानता है। इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकरों ने मोक्ष प्राप्त किया, लेकिन झारखंड सरकार ने पारसनाथ पहाड़ी को टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया है। जैन समाज इससे नाराज है और पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है। और देखिए, इसी बीच झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समाज के लोग एक बार फिर सड़क पर उतर आए। देश के कई शहरों में जोरों शोरों से प्रदर्शन किया, सरकार से फैसला बदलने की मांग करते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। ये आक्रोश झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ है। सूरत में जैन समाज के हजारों लोग सड़क पर उतरे। 4 से 5 किलोमीटर तक प्रदर्शनकारियों की लाइन थी। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ ही तुरंत फैसला बदलने की मांग की गई। असल में झारखंड सरकार ने गिरिडीह जिले में समेत शिखरजी को पर्यटन स्थल का दर्जा देने का फैसला किया है। जैन समाज इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ मान रहा है। पारसनाथ पहाड़ी दुनिया भर के जैन धर्म मानने वालों के बीच सर्वोच्च तीर्थ समेत शिखर के रूप में प्रसिद्ध है। इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की। यहाँ पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। 2019 में केंद्र सरकार ने समेत शिखर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। इसके बाद झारखंड सरकार ने एक संकल्प जारी कर जिला प्रशासन की अनुशंसा पर इसे पर्यटन स्थल घोषित किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि टूरिस्ट प्लेस का दर्जा देने से पारसनाथ पहाड़ी की पवित्रता खत्म हो जाएगी। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां हत्या के एक आरोपी के होटल को जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें बीजेपी से निलंबित नेता का 4 मंजिला होटल गिराया गया है और इसके लिए 60 डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट किया गया है। आपको बता दें ये कार्रवाई बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता के होटल पर की गई, जो जगदीश यादव हत्याकांड में आरोपी है। पार्टी से निलंबित किए जा चुके हैं और फरार चल रहे हैं। इस बीच उनका ये होटल जांच में अवैध पाया गया है और बीती रात उसमें 60 डायनामाइट लगाकर निशानाबूद कर दिया गया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट होता है और पूरी इमारत या पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कार्रवाई बीजेपी नेता मिश्री चंद गुप्ता के होटल पर की गई है, जो जगदीश यादव हत्याकांड में आरोपी है। पार्टी से निलंबित किए जा चुके हैं और अभी फरार चल रहे हैं। और इस बीच उनका ये होटल जांच में अवैध पाया गया और बीती रात उसमें 60 डायनामाइट लगाकर उसे निशानाबूद कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के बागपत में चल रही है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी यात्रा में अब तक नहीं दिखे, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लेकर सड़क किनारे राहुल के समर्थन में खड़े हैं। बागपत में आरएलडी कार्यकर्ता यात्रा से जुड़ गए हैं। आरएलडी ने समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक जयंत चौधरी यात्रा में नजर नहीं आए हैं। बागपत में भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आरएलडी के कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हुए हैं। संवाददाता जैनेंद्र हमारे साथ हैं। जैनेंद्र, भारत जोड़ो यात्रा को आरएलडी का समर्थन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये कांग्रेस के लिए राहत की खबर? बिल्कुल बिल्कुल। जयंत चौधरी को न्योता दिया गया था। राहुल गांधी ने खुद उन्हें चिट्ठी लिखी थी। जयंत चौधरी खुद नहीं आए, हालांकि उन्होंने कल ट्वीट किया और इस यात्रा को अपना समर्थन दिया। और न सिर्फ समर्थन दिया, बल्कि इस यात्रा को एक तपस्या बताया। जयंत चौधरी ने तो साफ तौर पर बड़ा सकारात्मक रिस्पांस मिला जयंत चौधरी की तरफ से, और शायद यही वजह है कि आज जब बागपत से होकर ये यात्रा गुजर रही है, ये जो इलाके हैं ये जाटलैंड के इलाके कहलाते हैं और जयंत चौधरी की जो पार्टी आरएलडी उसके प्रभाव के इलाके हैं। और बागपत में हमने देखा कि 2-3 जगहों पर आरएलडी के झंडे लिए हुए आरएलडी के कार्यकर्ता जो है वो यात्रा के स्वागत के लिए एक तरीके से इंतजार करते हुए नजर आए। तो साफ तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव का जो समीकरण है वो कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। देखना है कि क्या गठबंधन होगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे ही पूछते हैं। जयंत चौधरी खुद नहीं आए, लेकिन उनकी पार्टी के झंडे हमें नजर आए, आपको भी नजर आए होंगे।
क्या लगता है गठबंधन होगा और क्या गठबंधन जरूरी है अगले लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, जयंत चौधरी जी इस पदयात्रा में नहीं आए हैं, लेकिन हमारे नेताजी राहुल गांधी जी ने सभी को पहले ही आमंत्रण भेजा था। जो मोदी सरकार कर रही थी कि उसके सामने विपक्ष कोई जीरो है, कोई ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी ने बड़ी सूझबूझ से और चालाकी से, बड़ी दृढ़ निश्चय से उस जीरो के सामने एक राहुल गांधी खड़े हो गए तो संख्या 10 हो गई। ठीक उसी तरह से इस प्रदेश में हमने सबको निमंत्रण भेजा था, सारे विपक्षी दलों को। वही पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करना चाहिए? आपको ये लगता है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी कोशिश की थी आप लोगों ने, वो साइकिल पर चले गए, आपका साथ नहीं दिया। आप क्या लोकसभा में उम्मीद है? राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसके लिए सबके दरवाजे खुले होते हैं। विपक्ष जिसके समान विचारधारा वाले दल होने चाहिए, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, बसपा, सारे लोग, हम सारे लोग एक ही विचारधारा के लोग हैं, एक ही मानने वाले लोग हैं। सब विपक्ष के नेता एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे साथ चल रहे हैं और पहली झलक में आपको लगेगा जैसे राहुल गांधी साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी के हमशक्ल है, मेरठ से हैं। फैसल, आप बताओ, आरएलडी के झंडे हमें नजर आए, आपको लगता है आरएलडी के साथ की जरूरत है कांग्रेस को और मिलेगा क्या? देखो, जैसे कांग्रेस ने जयंत चौधरी जी को न्योता भेजा था, उसमें उन्होंने शामिल अपना ट्वीट भी किया है, मैसेज दिया है कि ये एक भारत जोड़ने की प्रक्रिया है, ना कि राजनीतिक प्रक्रिया है। इस टाइम भारत जोड़ने की बात चल रही है, ना कि इधर उधर की बातें। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जी जनेंद्र, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज नजर आ रही है, झंडे हैं लेकिन खुद जयंत चौधरी नहीं है। ये क्या मैसेज है, या जयंत चौधरी 2024 के अपने पत्ते ओपन रख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी बेशक और कांग्रेस बेशक कह रहे हो कि ये जो यात्रा है ये गैर राजनीतिक है, कांग्रेस की यात्रा नहीं है, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा है, राहुल लीड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि रणनीतियों की वजह से, और उसका खुलासा बेहतर जयंत चौधरी करेंगे कि जब वो समर्थन दे रहे हैं ट्वीट में, उनके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं झंडों के साथ, तो वो खुद क्यों नहीं आए? बेहतर जवाब जयंत चौधरी देंगे। लेकिन दोनों चीजें साधने की कोशिश नजर आती है। एक तरफ जहां खुद ना आकर के एक दूरी भी बनाए हुए हैं, तो वहीं समर्थन दे करके और कार्यकर्ताओं को भेज करके कहीं ना कहीं कांग्रेस से अपनी नजदीकी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगला जो लोकसभा चुनाव होगा, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो विपक्ष के वोटों पर उसकी पहली दावेदारी होगी। तो कहीं ना कहीं दो नावों की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये संतुलन कितना सध पाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्या जो समर्थन दिया यात्रा का, वो आने वाले दिनों में क्या गठबंधन में तब्दील होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल देखिए, ये जयंत चौधरी ने संकेत तो दिए हैं कहीं ना कहीं, और न सिर्फ जयंत बल्कि मायावती और अखिलेश यादव ने भी ट्विटर के जरिए ट्वीट करके राहुल गांधी का जो न्योता था उसके लिए आभार जताया और शुभकामनाएं दी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।